अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस ने एक साल के अंदर अंदर कर्नाटका में जिस लेवल की बर्बादी मचाई है वो भारत के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे बेकार गवर्नेंस का एक नेशनल रिकॉर्ड है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं आज आपके लिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके लाया हूं विद ऑल द फैक्ट्स, फिगर्स, प्रूफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। शुरू करते हैं महंगाई से। तो अभी रिसेंटली ही आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम लगभग 3-3 रुपए बढ़ा दिए। फिर इलेक्शंस के पहले विदाउट एनी कंडीशन मुफ्त की बिजली का वादा करने के बाद लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए 200 यूनिट तक ही मुफ्त बिजली का रूल निकाल दिया और ऊपर से पर यूनिट लगभग 3 रुपए बढ़ा और दिए। अब भारत में एवरेज डेली कंजम्पशन है 10 से 12.5 यूनिट पर डे, यानी 300 से 350 यूनिट पर मंथ। मतलब फ्री में तो कुछ मिला नहीं, बल्कि जो मिल रहा था वो भी महंगा हो गया। उसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार लिक्वर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती गई, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। और इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे और कितनी बार बढ़ाएगी, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट्स तो पूरे हो नहीं रहे। पैसा जहां से आना चाहिए था वहां तो फ्रीबीज बांट दिए, तो वो पैसा लिक्विड प्राइसेस को आसमान पे पहुंचा के रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं स्टेट मैनेजमेंट पे, यानी एक साल में कांग्रेस ने कर्नाटका को कितने अच्छे से संभाला है। सबसे पहली अचीवमेंट, कर्नाटका में पानी का ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि 7,000 गांवों में लोग पानी के लिए तरस गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि उसकी रिकवरी अब तक नहीं हुई है। अब आते हैं फ्रीबीज पे। कांग्रेस ने कर्नाटका में जो फ्रीबीज बांटे वो कितना बड़ा मैनेजमेंट फेलियर था, आपको सिर्फ इसी बात से पता लग जाएगा कि वहां की सरकार ने अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि अब हमारे पास स्टेट में डेवलपमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। कैन यू इमेजिन कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड्स का ऐसा मिसयूज किया कि उनके पास डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए पैसे ही नहीं बचे। इलेक्शन में जीतने के लिए जो बेबुनियाद वादे किए जाते हैं, जब उन्हें पूरा करना पड़े तो इसी प्रकार उस प्रदेश की बुनियाद हिल जाती है। और तो और इन फ्रीबीज का वादा पूरा करने के लिए सिद्धारमैया जी लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, जबकि कर्नाटका के ऊपर ऑलरेडी हजारों करोड़ों का लोन है। ऐसा करके वो इस प्रदेश की इकोनॉमी को मिट्टी में मिला रहे हैं। इसके बाद जब इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना काफी नहीं था तो उसे जमीन में गाड़ने के लिए कांग्रेस एक और नई स्कीम लेके आ गई। कांग्रेस ने प्राइवेट सेक्टर के सी और डी ग्रुप में लोकल्स को 100% रिजर्वेशन, मैनेजमेंट ग्रुप में 50% एंड नॉन मैनेजमेंट ग्रुप में 70 to 75% रिजर्वेशन देने का डिसीजन ले लिया। जिसके बाद सारे इंडस्ट्री लीडर्स और नैस्कॉम ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए दूसरे स्टेट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जानबूझ के कर्नाटका की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई। अब देखते हैं कि कैसे कर्नाटका में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को जम के बढ़ावा दिया गया। आज कर्नाटका में हाल ऐसा है कि रोड पर खुलेआम इस्लामिक झंडे लहराए जाते हैं, भारत के नक्शे को हरा रंग के उसे मुस्लिम साम्राज्य के रूप में दिखाया जाता है और लाखों हिंदुओं को मारने वाले टीपू सुल्तान की झांकियां निकाली जाती हैं। कर्नाटका की हालत ऐसी हो चुकी है कि अजान के समय अगर आप गलती से हनुमान चालीसा चला दें तो आपके दुकानों और घरों में घुस के आपको मारा जाएगा। उसके बाद तो सारी हदें पार हो गई और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। एक समय पे जिस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां जिहादियों ने आतंकी हमला कर दिया। आज कर्नाटका में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अपने चरम पे है और ये सरकार के सहयोग और जिहादियों को दी गई खुली छूट का ही नतीजा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर भरी हुई हिंदुओं के लिए नफरत जो उनकी पॉलिसीज में झलकती है। सबसे पहले तो बजट एलोकेशन के समय 100 करोड़ एलोकेट किए गए केवल वक्फ बोर्ड के लिए, जिसका एकमात्र काम है लोगों की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा करना और उसे इस्लामिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना। फिर 200 करोड़ एलोकेट किए गए क्रिश्चियन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, जबकि कर्नाटका में उनकी पॉपुलेशन मात्र 2% से भी कम है। और हिंदूज जो कर्नाटका में 84% होने के बाद भी सिर्फ सरकार का मुंह देखते रह गए इस उम्मीद में कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। उसके बाद कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी कैटेगरी में सारे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का फैसला कर लिया। जी हाँ, मतलब जो रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पे दिया ही नहीं जा सकता, वहां सारे रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ते हुए पिछले वर्ग के हिंदुओं का हक छीनते हुए सिद्धारमैया जी ने रिजर्वेशन उठा के मुसलमानों को पकड़ा दिया। उसके बाद जब कर्नाटका की सरकार का मन नहीं भरा तो उन्होंने मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाने का बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां 1 करोड़ से ज्यादा पाने वाले मंदिरों पर 10% और 10 लाख से ज्यादा पाने वाले मंदिरों पर 5% का टैक्स लगेगा। एक तो केवल मंदिरों से पैसे भी लो, फिर केवल मंदिरों पे ही टैक्स भी लगाओ और उसके बाद प्रशासन की ताकत से उन्हीं भगवानों की बेइज्जती करके उसे नेशनल मीडिया पे डिफेंड भी करो। इसे अगर आप हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं कहेंगे तो
क्या कहेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि कैसे कर्नाटका में भी कांग्रेस ने अपने करप्शन की पुरानी आदत को बरकरार रखा है। सबसे पहले तो कर्नाटका की सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो फंड्स थे उसके 14,000 करोड़ मिसयूज किए, जिसपे पैनल चीफ ने उनसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मंगवाई है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट स्कैम में 187 करोड़ के फंड्स में से 94 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं कर्नाटका की सरकार के ऊपर। और मजे की बात तो ये है कि इस स्कैम में जो प्राइम अक्यूज है उसने रिसेंटली 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदी है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि इसके लिए पैसा उन्हीं एसटी डेवलपमेंट फंड्स में से आया है। और तो और ईडी का आरोप है कि इन फंड्स को लोकसभा पोल्स के समय शराब बांटने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, मतलब जो पैसा हमारे पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उन पैसों का कर्नाटका की सरकार लैम्बोर्गिनी और दारू खरीद रही है। बहुत बढ़िया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक साल के अंदर अंदर खराब गवर्नेंस की जो मिसाल कायम की है वो सालों तक याद की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ कर्नाटका के लोग बल्कि पूरे देश के लोग इस सच्चाई को देखें और समझें कि एक खराब सरकार एक साल में आपके प्रदेश का क्या हाल कर सकती है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। जय हिंद।